हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है और पिछले कई दिनों से लाइब्रेरियन बहाली को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले विधानसभा में भी बिहार लाइब्रेरियन बहाली का मुद्दा उठा था और कहीं बड़े बड़े जो जो है अधिकारी लोगों ने भी अपने बयान देते हुए नजर आए। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने भी अपना बयान दिया है कि हम इस बहाली पर कार्य कर रहे हैं। हालांकि आप सभी लोग पिछले कई सालों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन इस बार उम्मीद से हम कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। चारों तरफ बिहार लाइब्रेरियन बहाली का जो है डंका बज रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं बिहार लाइब्रेरियन में, तो सबसे पहले आपकी आएगी पॉलिटिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में आएगी, जिसकी नियमावली भी बन चुकी है। लेकिन स्कूल लाइब्रेरियन की जो 6000 पदों पर वैकेंसी आ रही है, उसकी नियमावली बनाई जा रही है। और 2 दिन पहले न्यूज आई है कि शिक्षा विभाग ने बिहार के जितने भी 38 जिलों में जितने भी स्कूल है, वहां पर रिक्त पदों की सूचना मांगी है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आवाज, कहीं ना कहीं आपका जो संघर्ष है, कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक पहुंच चुका है और बहुत जल्द इसका रिएक्शन होने वाला है। दोस्तों, आपके मन में जितने भी सवाल हैं, उन सवालों को लेकर मैं आपके साथ आज आ रहा हूं। और जनरली जो कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक या क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य आप लोगों को सही न्यूज देना, सही मार्गदर्शन देना, ताकि आप अपने लक्ष्य पर आप अपने लक्ष्य ना छोड़े। दोस्तों, और आप सभी लोगों ने लाइब्रेरी साइंस में डीएलएस और बीएलएस किया है, तो एक चीज अपने अंतरात्मा से भी पूछे कि ये क्वालिफिकेशन आपने डिग्री डिप्लोमा क्यों किया? ऑब्वियसली लाइब्रेरियन बनने के लिए किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके मन में सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर हम तैयारी क्या करें, हमारे पास ना तो कोई एग्जाम पैटर्न है ना सिलेबस है। लेकिन आज मैं ऐसे कुछ बिंदु पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, जिससे आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरे भारत की लाइब्रेरी साइंस की जो न्यूज है, वो न्यूज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। वहां से आप जुड़ जाइए। और अगर कोई बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर में जाकर आप लिखिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया और इस ऐप को क्या कीजिए दोस्तों, डाउनलोड कीजिए और बिहार वाले कोर्स में जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और मैंने स्पेशली बिहार वाले लोगों के लिए ये नंबर ध्यान रखना है, ओनली फॉर बिहार स्टूडेंट्स के लिए, बिहार के जो विद्यार्थी हैं, तो बिहार के विद्यार्थियों के लिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली ये नंबर मैंने आपके लिए बनवाए हैं, जहां पर आप बिहार के विद्यार्थी कोई भी टॉपिक या किसी भी चीज पर एनालिसिस कर सकता है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कि आज हम किस किस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज है, सर लाइब्रेरी साइंस में क्या पढ़े। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या बैचलर डिग्री की है। तो मुझे पता है कि आपके अंदर लाइब्रेरी साइंस का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। लेकिन मैं फिर भी उन टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा है जहां से आप अभी पढ़ना शुरू कर सकते हो। फिर हम बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न, अब एग्जाम पैटर्न में एलईटी होगा या एस्टेट होगा या बीपीसी, कौन एग्जाम कराएगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर एज फैक्टर क्या रहेगा, संभावित कितने पद होंगे, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तैयारी कैसे करें, अन्य राज्य वाले भी फार्म भर सकते हैं और नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ये जितने भी आपके मन में सवाल हैं, उन सवालों को मैं हम आपके साथ सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दो तरह की पोस्ट होती है, एक होती है टीचिंग और एक होती है नॉन टीचिंग। और लाइब्रेरियन हमेशा नॉन टीचिंग पोस्ट में आता है। तो अभी टीचर वालों के लिए बिहार सरकार ने कौन सा एग्जाम करवाया है,
एस्टेट एग्जाम कराती है, प्री के रूप में, ठीक है ना। तो प्री के रूप में टीचर के लिए, ये किसके लिए है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, टीचर के लिए। तो टीचर के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एस्टेट एग्जाम करवाई, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरियन बहाली। तो लाइब्रेरियन बहाने के लिए आपके लिए एलईटी एग्जाम कराने के बारे में सोच रही है। एलईटी एग्जाम का मतलब होता है लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी और टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय पात्रता परीक्षा, ठीक है ना, पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा। तो सरकार जो है पात्रता परीक्षा, सरकार जो है इस बार आपके जो है एलईटी एग्जाम कराने पर जोर दे रही है, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि एलईटी एग्जाम कराने के बाद जो है काफ़ी विद्यार्थी उसमें से कम हो जाएंगे और उसके बाद जो है मेन एग्जाम कराना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सरकार ये सोच रही है कि पहले ये एलईटी एग्जाम कराएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर एलईटी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखिए एलईटी एग्जाम में आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 सवाल होंगे, जिसमें लाइब्रेरी साइंस जो सब्जेक्ट है ये आपके बिलिप लेवल का सिलेबस रहेगा। किसका, बीएलएस लेवल का आपका इसमें सिलेबस रहेगा। तो ध्यान रखना लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन होंगे। फिर आपके इंडिया जीके के 10, बिहार जीके के 10, जनरल साइंस 10, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 और लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में चाहे आप हिंदी रखो चाहे आप इंग्लिश रखो, ये आपके क्या होंगे, 10 होंगे। तो कितने हो गए आपके, तो 50 तो आपके होंगे जनरल, 50 सवाल हो गए आपके जनरल हो गए, और 100 सवाल आपके क्या होंगे, लाइब्रेरी साइंस हो गए, जिसका लेवल बिलिप लेवल का रहेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जो क्वालिफाई है, तो क्वालिफाई के लिए ध्यान रखना है जनरल कैटेगरी वालों को 50% सवाल आपके सही होना चाहिए, ठीक है ना। जो जनरल कैटेगरी का है उसका 50% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। जो ओबीसी कैटेगरी का है उसका हो जाएगा 45%, और SC ST वालों का कितना होना चाहिए, 42%। क्या होना चाहिए दोस्तों, 42% सही होना चाहिए दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि आपके जो 150 है, तो जनरल कैटेगरी में जैसे 150 है तो 150 है तो 75 क्वेश्चन, 150 में से 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो है ये पहला प्री एग्जाम रहेगा जो एलईटी एग्जाम के माध्यम से सरकार करवाना चाहती है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी इस लेट एग्जाम में क्लियर कर पाएगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी, और क्वालिफाई के लिए जनरल वालों को 50%, ओबीसी को 45% और SC ST को 42% क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। जो विद्यार्थी एलईटी एग्जाम में क्लियर हो जाएगा उसके बाद उसका मेन एग्जाम होगा, और मेन एग्जाम करवाएगी बीपीएससी। तो बीपीएससी जब भी एग्जाम करवाती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है 120 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपके लाइब्रेरी साइंस, ये भी ध्यान रखना है इसका भी सिलेबस आपका क्या रहेगा, बीएलएस लेवल का ही रहेगा, ध्यान रखना। और उसमें 80 सवाल ये होंगे और 40 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल के। तो 40 क्वेश्चन में बिहार जीके 10, जनरल साइंस 10, मैथ्स 10 और 10 क्या होंगे, रीजनिंग होंगे। और खुशी की बात जहां तक मुझे पता चला है कि नो नेगेटिव मार्किंग, मुझे लगता है कि इसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सब कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग और नो नेगेटिव मार्किंग की चिंता छोड़िए, आप तो अपने जो है पैटर्न है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि कुल मिलाकर आपका जो सिलेक्शन का जो आधार है, आपका जो चयन का जो आधार है, वो चयन का जो आधार होगा वो होगा नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी पुस्तकालय विज्ञान का ज्ञान, कि भाई आपको सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है, पुस्तकालय विज्ञान का ज्ञान। आपको अपने लाइब्रेरी साइंस में जो भी आपने डीएलएस या बीएलएस किया है, आपको सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है, आगे हम बताएंगे
कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक होंगे, कैसे पढ़ना है। तो कुल मिलाकर आपके, चाहे हम एलईटी एग्जाम की बात करें, चाहे आपका मेन एग्जाम की बात करें, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके लाइब्रेरी साइंस के होंगे, पुस्तकालय विज्ञान के होंगे। अब पुस्तकालय विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जिस विद्यार्थी को सब्जेक्ट का ज्ञान होगा वो इस परीक्षा में जीतेगा। क्योंकि जनरल कंपटीशन जो ये जनरल क्वेश्चंस है, ये सारे स्टूडेंट लंबे समय से कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको सारा नॉलेज होता है, लेकिन सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एज फैक्टर की। जनरल में मेल, अगर जनरल में आदमी है तो 37 साल, और फीमेल हो तो आपके क्या हो जाएगा 40 साल। ओबीसी मेल फीमेल 40 साल, SC ST मेल फीमेल जो है कितनी होगी 42 साल। ये आपका जो है बिहार में एज का क्राइटेरिया रहेगा। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए भाई ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन किसी में भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ग्रेजुएशन किसी में, अगर आपने बीए किया है या बीकॉम किया है या बीएससी किया है या बीटेक किया हुआ है, ग्रेजुएशन किसी में भी हो, लेकिन या तो आपके पास डीएलएस होना चाहिए या आपके पास बीएलएस होना चाहिए। दोनों में से कोई भी डिग्री या बैचलर डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या हो सकते हैं भाई, एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि आपका जो एलईटी एग्जाम है, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्या है दोस्तों, ये एलईटी एग्जाम है। तो एलईटी एग्जाम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि एलईटी एग्जाम का जब भी नोटिफिकेशन आएगा, बहुत सारे विद्यार्थी क्या कहते हैं कि एलईटी एग्जाम का जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन में एक बात आप हमेशा ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन के बाद, जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन के बाद 45 दिन के अंदर अंदर 45 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि हम नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी करेंगे, लेकिन ये मत भूलना दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जब एस्टेट करवाया था तो एस्टेट में इन्होंने 1 महीना भी नहीं दिया था, ठीक है ना। 15-20 दिन में ये फार्म भरवा देते हैं और अगले 15-20 दिन के अंदर ये एग्जाम भी करवा देते हैं। तो आप सोच समझ कर डिसीजन लेना, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, एलईटी एग्जाम हो जाएगा। सॉरी 45 दिन के अंदर अंदर 45 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, और 45 दिन में आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा आपको जो है चेतावनी दे रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, चाहे इसको सलाह समझिए या चेतावनी समझिए या सुझाव समझिए, क्योंकि 45 दिन के अंदर आप एलईटी एग्जाम के सिलेबस को सही ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको सिलेबस भी पूरा करना होगा, रिवीजन भी होगा और प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्यूशन भी होगा। तब जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ, जब आप प्रिपेयर होंगे किसी भी, क्योंकि आप में से 90% वो विद्यार्थी है जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री डिप्लोमा डिस्टेंस एजुकेशन से किया है। तो आपको सब्जेक्ट के ज्ञान का अभाव है, तो अब आपको सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त करना होगा, तब जाकर आप जो है एलईटी एग्जाम प्री क्लियर होगे, फिर आपका जो है मेन एग्जाम दे पाओगे। तो 45 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को पूरा कर लो, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने सिलेबस पूरा कर लिया है, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप अपना रिवीजन शुरू कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है डिसीजन अब आपको लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ग्रेजुएशन कोई भी हो, डीएलएस बीएलएस आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर संभावित पद मैं बता रहा हूँ कि सर बिहार लाइब्रेरियन में संभावित जो पद है, तो संभावित पद जो है वो आपके 6000 प्लस आएंगे, ठीक है ना। तो ये 6000 प्लस में बात कर रहा हूँ स्कूल लाइब्रेरियन की, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, अभी थोड़े दिनों पहले ध्यान रखना है, पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां जिलों से मांगी गई हैं। बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले के हर स्कूल से रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है, और ऐसा लग रहा है कि 6000 प्लस जो पदों पर आपके बिहार लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जो है आ सकता है। जो अभी TRE 4 चल रहा है, या तो TRE 4 के साथ आएगा या उससे पहले भी
आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो संभावित पद जो है ये है, और पहली बार वैकेंसी जिस राज्य में आती है, क्योंकि पिछले लास्ट वैकेंसी 2008 में आई थी, मुश्किल से 1700 पदों पर आई थी। 8 के बाद करीबन 14 साल हो गए हैं, 14 साल क्या 16 साल हो गए, पिछले 16 क्या 17 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो 17 साल के बाद पहली बार वैकेंसी आती है, तो जब भी पहली बार वैकेंसी आती है तो वो जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे राजस्थान में 25 साल के बाद आई थी 2016 में, तो वहाँ पर जिन्होंने क्वालिफाई किया था उन सब का सिलेक्शन हो गया है। उसी तरीके से बिहार के अंदर भी जो विद्यार्थी क्वालिफाई कर लेगा उस सब का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जब लंबे समय के बाद वैकेंसी आती है तो विद्यार्थी जो है उस सब्जेक्ट से हमेशा अनभिज्ञ रहता है, उसको पता नहीं होता है, ठीक है ना, वो सीरियस नहीं होता है। लेकिन वैकेंसी आने के बाद 45 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप खुद कल्पना कर सकते हो कि भाई 45 दिन के अंदर हम जो मैंने आपको सिलेबस बताया है लेट एग्जाम का, क्या पूरा कर पाओगे आप? तो इसलिए आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों। अब कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा? देखिए, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि सबसे पहले कौन सा नोटिफिकेशन आएगा। तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। सबसे पहले आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा, और इसका जो ये कॉलेज वाला आएगा संभावित, तो ध्यान रखना संभावित माह, तो संभावित माह है आपका जनवरी 2025, जनवरी 2025 यानी जनवरी लास्ट वीक तक इसका संभावित माह इसलिए बताया हूं क्योंकि मैंने इसका जो है नियमावली बन चुकी है। तो कुल मिलाकर आपका जो सबसे पहले जो है वो आएगा आपके गवर्नमेंट पॉलिटिक और इंजीनियरिंग कॉलेज वाले जो वैकेंसी है, जो 122 प्लस पद है, ठीक है ना, 122 प्लस जो पदों पर जो वैकेंसी आने वाली है, जिसकी नियमावली बन गई है, जनवरी लास्ट वीक या भी फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका पहले कॉलेज वाला ये आएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि स्कूल लाइब्रेरियन, जिसके बारे में सारे विद्यार्थी हमसे चर्चा कर रहे थे। तो स्कूल लाइब्रेरियन जिसके अंदर संभावित पद, जो संभावित पद है वो है आपके 6000 प्लस। क्या है दोस्तों? 6000 प्लस। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले ही आपने न्यूज़ पढ़ी थी कि सारे शिक्षा विभाग ने बिहार के जितने भी जिलों में स्कूल हैं वहाँ पर रिक्त पदों की डिटेल मांगी है, वैकेंट पोस्ट की डिटेल मांगी है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके फरवरी लास्ट तक जो है आपकी नियमावली, आपकी क्या हो जाएगी, नियमावली तैयार हो जाएगी, नियमावली तैयार होगी। और उसके बाद जो है आपका मार्च या फिर मार्च अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आने की 100% संभावना बन रही है दोस्तों। सब कुछ बढ़िया रहा तो आपके मार्च अप्रैल तक 100% संभावना बन रही है दोस्तों। एक प्रोसेस होता है हर चीज का, क्योंकि विधानसभा में भी, बिहार विधानसभा में भी लाइब्रेरियन बहाली का मुद्दा उठ चुका है। शिक्षा मंत्री ने खुद बयान दिए हैं, और जितने भी लोग जो है संघर्ष, जो इस बिहार एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस बात को कहां से कहां तक पहुंचाया है। उसके लिए जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं इस बहाली को लाने के लिए, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देखिए, अन्य राज्य वाले भी फार्म भर सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल यस, जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं वो भी फार्म भर सकते हैं, लेकिन अभी भी बिहार के अंदर डोमिसाइल वाला जो है मुद्दा उठ रहा है। तो अभी जो हाल ही में जो टीचर की वैकेंसी आई है उसमें तो ऐसा कोई डोमिसाइल का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो नियमावली के अंदर ही पता चलेगा दोस्तों। तो अभी वर्तमान में तो आप अदर स्टेट वाले फार्म भर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आखिरकार तैयारी कैसे करें। देखिए, तैयारी करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपके पास लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा और बैचलर डिग्री है। तो आप सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान जो आपका विषय है, ठीक है ना,
तो आप जो है पुस्तकालय विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, इस पर आप क्या कीजिए दोस्तों, फोकस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जब तक आपका, क्योंकि मेन चाहे हम क्या कह सकते हैं कि उसकी बात करें, किसकी, चाहे एलईटी की एग्जाम की बात करें, चाहे मेन एग्जाम की बात करें, क्योंकि आपके पुस्तकालय विज्ञान में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलईटी में 100 क्वेश्चन होंगे, जबकि मेन एग्जाम में 80 क्वेश्चन होंगे। इसलिए अब आपको ध्यान रखना है पुस्तकालय विज्ञान विषय पर, पुस्तकालय विज्ञान विषय पर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट का ज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान का ज्ञान आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान यानी आप अपने सब्जेक्ट को चर्चा में लेके आए। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर लाइब्रेरी साइंस में क्या पढ़े, तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम कहते हैं। और ये पाठ्यक्रम किसका है, लाइब्रेरी साइंस का, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का है। देखिए आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस हमेशा BLS लेवल का होता है। किसका होता है दोस्तों, BLS लेवल का जो सिलेबस होता है, जिसके अंदर आपके सिलेबस में 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट। जिसमें पहला पार्ट है पुस्तकालय विज्ञान, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का आधार, पुस्तकालय विज्ञान का आधार, ये आपका पहला पार्ट है। अब देखिए पुस्तकालय विज्ञान का आधार मतलब लाइब्रेरी साइंस की बेसिक जो चीजें होती है वो इसके अंदर होता है। अब इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर कौन सा टॉपिक पढ़े, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बायोग्राफी ऑफ रंगनाथन। आपको ध्यान रखना है डॉक्टर रंगनाथन जो पुस्तकालय विज्ञान के जो जनक है हमारे, तो पुस्तकालय विज्ञान के जो जनक है तो डॉक्टर रंगनाथन जी की जीवनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी आपको पूरी पता होनी चाहिए। उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कौन सी किताबें लिखी, कहाँ कहाँ पर गए थे, आपको डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और फाउंडेशन में क्या पढ़ना है, और पढ़ना है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, के पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं। आपको पढ़ना होगा कि पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। उसके बाद भारत में पुस्तकालय का विकास, अगला जो टॉपिक आपको फाउंडेशन में पढ़ना होगा डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, कि भारत में पुस्तकालय का विकास, भारत में पुस्तकालय का विकास, कि भारत में पुस्तकालय का विकास कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी है, कहाँ कहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, जिसमें भारत का है ILA, अमेरिका का है ALA, फिर इंटरनेशनल लेवल का IFLA, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यूनेस्को, फिर उसके बाद भारत का है RRRF, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आइजलिक। ये तमाम जितने भी टॉपिक हैं यहाँ से हमेशा एक एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है RRRF है, ILA है, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं आइजलिक। तो ये तमाम जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक आपको टॉपिक है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो भारत का राष्ट्रीय जो पुस्तकालय कोलकाता है, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये जो 5 टॉपिक है, एक है डिलीवरी बुक्स ऑफ एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कभी भी चेंज नहीं होते। आपका सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो फाउंडेशन के अंदर अपन को ये टॉपिक पढ़ने हैं।
तो आप अभी से इन टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए, इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं जाएगा, ये टॉपिक तो 100% आपके रहेंगे। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपके क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन, उसके साथ साथ होता है कैटलॉगिंग और उसके बाद यूनिट। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के अंदर वर्गीकरण की 3 पद्धतियां हैं। एक तो आपको सीसी पढ़नी है, एक उसके बाद है आपको डीडीसी, और एक बाद यूडीसी, और एक आपके एससी। तो सबसे पहले तो आप वर्गीकरण के अंदर 4 इंपॉर्टेंट वर्गीकरण पद्धतियां हैं, ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़नी पड़ेगी। कोलन क्लासिफिकेशन है, डीडीसी है, और यूडीसी है, और एससी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण की सामान्य सिद्धांत। तो वर्गीकरण के जो सामान्य सिद्धांत हैं, वो वर्गीकरण के जो सामान्य सिद्धांत हैं वो हमें पढ़ने होंगे, कौन कौन से होते हैं, किन लोगों ने सिद्धांत दिया। तीसरा टॉपिक है स्पाइसिस। स्पाइसिस का मतलब होता है प्रजाति। स्पाइसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण की कौन कौन सी प्रजातियां होती है। क्या दोस्तों? वर्गीकरण की प्रजातियां। तो वर्गीकरण की कौन कौन सी प्रजातियां होती है, ये टॉपिक हमें क्लासिफिकेशन में पढ़ना पड़ता है। हालांकि सीसी के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, दशा संबंध है, 5 फंडामेंटल कैटेगरी है, वो डिपेंड करेगा कि कितना सिलेबस गहन आता है, लेकिन अपन को क्लासिफिकेशन में ये पढ़ना है। उसके बाद दूसरा आता है कैटलॉगिंग, जिसे हम कहते हैं सूचीकरण। तो सबसे पहले हम सूचीकरण कोड पढ़ेंगे इंडिया का CCC, फिर हम अमेरिका का पढ़ेंगे AACR 1, फिर अमेरिका का हम दूसरा पढ़ेंगे AACR 2, ठीक है ना। तीसरा फिर हम पढ़ेंगे RDA। क्या पढ़ेंगे? RDA। फिर हम पढ़ेंगे मार्क। फिर हम पढ़ेंगे आपका ISBD। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ISBD। फिर हम पढ़ेंगे आपके CCF, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे FRBR। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ISBN नंबर कैसे दिया जाता है और ISSN नंबर कैसे दिया जाता है। तो ये हम कैटलॉगिंग के अंदर ये जो टॉपिक है, ये फिक्स टॉपिक है, ये अपन को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ लेवल के सिलेबस में हम यही पढ़ते हैं। जो हम एकेडमिक कोर्स करते हैं वहाँ पर यही पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जिसे हम कहते हैं ज्ञान जगत। देखिए ज्ञान जगत में पहला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि विषय का प्रकार, कि लाइब्रेरी साइंस में कितने प्रकार के विषय होते हैं। दूसरा टॉपिक इसके अंदर ये होगा, वो होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो ज्ञान जगत की क्या संरचना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा होता है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट मतलब विषय निर्माण की विधियां, ठीक है दोस्तों। विषय निर्माण की विधियां, ये टॉपिक आपका रहेगा। और चौथा आपका रहेगा अलग अलग क्लासिफिकेशन का मैपिंग का मतलब होता है चित्रांकन। कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धति में उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका मैपिंग कैसे हुआ था। तो दूसरा पार्ट आपका ये रहेगा दोस्तों। तीसरा पार्ट है रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस का मतलब ये होता है हिंदी में संदर्भ सेवा। क्या होता है दोस्तों? संदर्भ सेवा। और इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब होता है सूचना स्रोत। क्या होता है दोस्तों? सूचना स्रोत होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई रेफरेंस सर्विस, जिसे हम कहते हैं कि संदर्भ सेवा, ठीक है। अब संदर्भ सेवा का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। ये शब्द किस व्यक्ति ने सबसे पहले रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा का शब्द कौन लेकर आया था, ठीक है ना भाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके पढ़ेंगे टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। टाइप्स का मतलब क्या होता है? प्रकार। फिर रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा की जो है क्या है दोस्तों? डेफिनेशन का मतलब ये होता है, डेफिनेशन का मतलब ये होता है परिभाषा। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा क्या है। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे CAS और SDI, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे सूचना स्रोत। इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब क्या होता है? सूचना स्रोत। अब सूचना स्रोत के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्राइमरी हो गया, ठीक है ना, पहला हो गया आपके प्राइमरी सोर्स हो गया, ठीक है ना, दूसरा हो गया सेकेंडरी हो गया, ठीक है, और तीसरा हो गया टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है तृतीयक स्रोत हो गया। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है ना, जो भी लाइब्रेरी नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी नेटवर्क, पुस्तकालय नेटवर्क कहते हैं, जैसे इंडिया का नेटवर्क कौन सा है? इन्फ्लिवनेट हो गया, तो इन्फ्लूनेट हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डेलनेट, तो डेलनेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जो है इंटरनेशनल नेटवर्क, तो ध्यान रखना इंटरनेशनल नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो हमें आपको OCLC ये हमें पढ़ना है। तो कुल मिलाकर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपन को ये रेफरेंस सर्विस में अपन को पढ़ना। जैसे इंटर लाइब्रेरी लोन है, ठीक है ना, इंटर लाइब्रेरी लोन। तो ये तमाम जो आपने बिलीव करते समय जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, जो आपके एकेडमिक किताबों के अंदर हैं, वही आपको वापस पढ़ने हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों पुस्तकालय प्रबंधन। क्या है दोस्तों? पुस्तकालय प्रबंधन। अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। पुस्तकालय प्रबंधन के क्या कार्य होते हैं, ठीक है, और पुस्तकालय प्रबंधन के कार्य। दूसरा हम पढ़ेंगे पुस्तकालय प्रबंधन के सिद्धांत। हम क्या पढ़ेंगे? पुस्तकालय प्रबंधन के सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी। किन किन लोगों ने जो है थ्योरी का मतलब सिद्धांत कहते हैं, किन किन लोगों ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट में कौन कौन से थ्योरी दी है, उस थ्योरी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं। सेक्शन का मतलब होता है अनुभाग। जैसे हम बात करते हैं रेफरेंस सेक्शन, जिसे हम कहते हैं संदर्भ अनुभाग में क्या होता है। दूसरा होता है सर्कुलेशन सेक्शन, आदान प्रदान वाला अनुभाग, उसमें कौन सा कार्य होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, आदान प्रदान वाला जो कार्य, ठीक है। तीसरा होता है टेक्निकल सेक्शन, तो टेक्निकल सेक्शन के अंदर क्या कार्य होता है। फिर उसके बाद जो है और भी बहुत सारे जो पीरियडिकल सेक्शन होते हैं, ठीक है ना, तो कौन कौन से लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग जो सेक्शन होते हैं, पत्रिका विभाग जिसे हम कहते हैं, तो कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से कार्य होते हैं, ये हमेशा हम चीज़ें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग, ठीक है ना, लाइब्रेरी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे एनुअल रिपोर्ट। लाइब्रेरी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसको हम कैसे तैयार करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये तमाम जो चीज़ें होती है, किताबों का रख रखाव क्या होता है, ठीक है ना, स्टॉक वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन, ठीक है ना, स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब लाइब्रेरी में हम भौतिक सत्यापन कैसे करते हैं, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा हम मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर। देखिए लाइब्रेरी के अंदर बेसिक कंप्यूटर में तो आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ध्यान रखना है इनपुट डिवाइस, दूसरा आपको ध्यान रखना है आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, तीसरा आपको पता होना चाहिए आपकी 5 जनरेशन, ठीक है ना, 5 जो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ होती है, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था। फिर जो है कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है, कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, उसका आविष्कार किसने किया, जिसे हम कहते हैं अलग अलग जो भाषाएं होती हैं, लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, ठीक है ना, और सॉफ्टवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर आपको पढ़ना होगा इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, और फिर आपको ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन वैन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कि कौन कौन से आपके नेटवर्क होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, जैसे टोपोलॉजी है, कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है, ये तमाम जो बेसिक होती हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन प्रतिदिन हम टेक्नोलॉजी के युग में जा रहे हैं,
तो हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन में ध्यान रखना है कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो लाइब्रेरी में प्रयोग होते हैं, वो होते हैं ई ग्रंथालय। क्या होते हैं दोस्तों? ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है। दूसरा है आपके सोल सॉफ्टवेयर हो गया। तीसरा है CDS IS सॉफ्टवेयर। ये तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो लाइब्रेरी में यूज होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे जब आप टेक्नोलॉजी के अंदर जाओगे तो एक दिन आपकी लाइब्रेरी डिजिटल बनेगी, तो इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो में मेरा कहने का मतलब यही था कि जो विद्यार्थी लंबे समय से मुझे बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैंने सभी सवालों को आपको जवाब दे दिया है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहते हैं, तो मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका जो पहले LET एग्ज़ाम होगा, कौन सा होगा? LET एग्ज़ाम होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि LET एग्ज़ाम के अंदर ध्यान रखना, आपके 4 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन के कितने ऑप्शन होंगे दोस्तों? 4। ठीक है ना? एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ, इस LET एग्ज़ाम में क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, हमेशा होते हैं। 4 ऑप्शन का मतलब जैसे क्वेश्चन है तो A है, B है, C है और D, ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो लेट एग्जाम में कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। जबकि आपका जो BPSC करवाएगी, तो BPSC करवाएगी तो इसमें कितने ऑप्शन होंगे? 5 ऑप्शन होंगे। क्या होता है दोस्तों? 5 ऑप्शन होते हैं, A, B, C, D और E। तो 5 ऑप्शन होंगे। तो LET एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, जबकि BPSC में कितने ऑप्शन होंगे दोस्तों? 5 ऑप्शन होंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एक बहुत नई चीज़ मुझे वहाँ से जानकारी मिली है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सिलेबस पसंद आया है। अब तैयारी क्या करनी है? देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हम आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं। मैं उनसे, मेरा विशेष निवेदन है कि मैंने जो आपको कंटेंट दिया है, ऐसा कंटेंट आपको किताबों के अंदर भी नहीं मिलेगा। मैंने यूनिवर्सिटी की 10 यूनिवर्सिटी की किताबों से कंटेंट इकट्ठा करके आपको दिया है। और सबसे बड़ी बात, हमारा कंटेंट की खासियत क्या है दोस्तों? हमारा जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश। अगर इंग्लिश मीडियम वाला भी है तो आराम से पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम वाला है तो भी आराम से पढ़ सकता है। पहली बात तो, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, वहाँ जाकर आप डेमो क्लास देखिए। ठीक है, बाइलिंगुअल कंटेंट है, हमने 2 बार पढ़ाया। पहले तो हमने पढ़ाया है रिकॉर्डेड, ठीक है, तो पहले तो हमने क्या पढ़ाया? रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसके अंदर हर एक टॉपिक का वीडियो है। वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों? PDF है। और PDF के नीचे क्या है दोस्तों? टेस्ट है। पहले आपको क्या करना होगा? PDF से नोट्स बनाओ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि आजकल लिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आज से 4 साल पहले मैं भी आप ही की तरह बेरोजगार और लाइब्रेरियन कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो लेकिन मैंने पता चला मुझे कि लिखने से लाइब्रेरी साइंस याद होती है, और जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। आपको लगता है कि मैं बाजार से किताब लेके आ जाऊंगा और किताब के ऊपर मैं लाइन फेरूंगा या लाइन चलाऊंगा तो मुझे लाइब्रेरी साइंस याद हो जाएगी। ये नेगेटिव सोच हमेशा के लिए बाहर निकाल देना। आप अगर आप लिख नहीं सकते हो तो आप लाइब्रेरियन नहीं बन सकते हैं, ये ऐसा मेरा दावा है दोस्तों। बहुत सारे मार्केट के अंदर नए नए लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें, किताबें का भी सजेशन देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें का सजेशन देंगे। लेकिन जब तक आप टेबल कुर्सी पर बैठकर आप उन किताब पढ़ो, आप किताब तो हमेशा बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन तब तक आप खुद अपने नोट्स नहीं बनाओगे हाथों से, तब तक आपको याद नहीं होगी दोस्तों। अभी एक बिहार का एक लड़का था, उसका मेरे पास एक कमेंट आया था सुबह। उसने क्या कहा था मुझे पता है? वो मेरे से 2 महीने पहले जुड़ा था। 2 महीने पहले जुड़ा था। 2 महीने पहले उसको शुरू शुरू में लगा कि यार ये क्या है, लिखना बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन उसने 2 महीने में पूरा नोट्स बना लिए। तो उसने मुझे एक बहुत बड़ी लाइन कही थी कि सर, आपने जो स्टूडेंट को जो ये लिखने की सज़ा दी है, लिखने की सज़ा का मतलब होता है नोट्स बनाना, कि मुझे लगता है उसने पर्सनली मेरे को मैसेज किया कि सर, जो आपने लिखने की सज़ा दी है, अगर कोई विद्यार्थी ये सज़ा काट लेता है
तो वो कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं कि उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है दोस्तों। एक 2 महीने पहले जिसने कोर्स लिया था, 2 महीने में उसने पूरा सिलेबस कर लिया 5 रजिस्टर बना के। तो ऐसे भी विद्यार्थी हैं, देखो अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग रेडीमेड में पसंद करते हैं, कुछ लोग घर में खाना बनाकर खाना पसंद करते हैं। तो आपको पता है बाहर का खाना कैसे होगा और घर का खाना कैसे होगा, कौन सा पौष्टिक होगा। आप बाहर होटलों में खाना खा रहे हो, आपको पता है कि कौन किस प्रकार की मिर्ची का यूज कर रहे हैं, कैसा नमक यूज कर रहे हैं, कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, आप खाए जा रहे हो और वो अंदर शरीर को नुकसान कर रहा है। लेकिन जो चीज अपने घर पे बनती है वो हमेशा पौष्टिक होती है, स्वादिष्ट होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। तो अगर अपने हाथों से अगर आप नोट्स बनाओगे, एक बार तो आपको लिखने में लगेगा कि यार क्या है ये बार बार लिख रहे हैं, लेकिन मुझे एक सवाल का आंसर देना। अगर आप किसी टीचर के पास ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आप लिखते नहीं क्या? वहां पर भी तो लिखते हैं, नहीं लिखते? तो जब आप ऑफलाइन में 50,000 रुपये खर्चा होगा, आप वहां पर खर्चा करते हो और वहां पर ऑफलाइन पढ़ते हो, उसमें आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर नॉर्मल फीस में आपको लिखने में क्या प्रॉब्लम आई? एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद आपका रिवीजन इतना आसान हो जाएगा और वो रिवीजन आपकी जीत, आपकी सफलता में बदल जाएगी। वो रिवीजन आपकी सफलता में बदल जाएगी। 90% विद्यार्थी जब तक एग्जाम आते हैं तब तक उनका सिलेबस ही पूरा नहीं होता है, और जब तक सिलेबस पूरा होता है तब तक उनका एग्जाम आ जाता है और वो फेल हो जाते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, मेरा बार बार आप लोगों से इतना मन लगाव जुड़ चुका है, मैं आपके प्रति प्रेम को देखते हुए मैं आपको सही सही मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। मैं आपको किसी प्रकार का भ्रमित में नहीं रहना चाहता हूँ। कल आप तैयारी करो और कल आपका सिलेक्शन नहीं हो तो मुझे बहुत बड़ा दुख होगा, लेकिन मेरा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत जब दोनों मिल जाएगी तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके नौकरी प्राप्त की है अच्छी रैंक के साथ, तो आप खुद मान सकते हैं दोस्तों। तो एक बार तो आप नोट्स बनाइए, वीडियो देख के टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपका ये हो गया पूरा। उसके बाद हमने हर एक टॉपिक का लाइव एमसीक्यू से रिवीजन करवाया। आप है ना उस टॉपिक का हमने लाइव एमसीक्यू से रिवीजन किया है, जिसके अंदर मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है और थ्योरी के साथ उस टॉपिक के सारे एमसीक्यू पढ़ा दिए हैं दोस्तों। एमसीक्यू पढ़ा दिए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो कहते हैं कि सर हम बिहार की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिहार की कोर्स की जो प्राइस है वो प्राइस हमने पहले रखी थी 4,000 रुपये। क्या रखी दोस्तों? 4,000 रुपये। अब 4,000 कटाकर अभी हमारा एक विशेष ऑफर चल रहा है 1,999 में। ये हमारा ऑफर चल रहा है। ये प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए है, ध्यान रखना। ये प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए ये आपका ऑफर चलेगा। तो अगर, और स्पेशली बिहार लाइब्रेरियन वालों के लिए मैंने अलग से फ़ोन नंबर बना दिए हैं 99 490। इस नंबर पे बिहार वाले स्पेशली बात कर सकते हैं। 99 490 86 504, ये स्पेशली बिहार लाइब्रेरियन वालों के लिए नंबर है। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, 99 490 86 504 है दोस्तों। तो जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आज की इस डिजिटल दुनिया में बहुत सारे जो नए नए टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरी भी क्लास देखिए, उनकी भी क्लास देखिए। बहुत जल्द हम यूट्यूब पर डेमो के रूप में हम 10-15 क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारा कंटेंट देखना, फिर आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित हैं दोस्तों। और हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। लिखने की ये सजा मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ये सजा काट लेना दोस्तों। एक बार सजा आपने काट ली तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ये एक स्टेटमेंट आज से 2 महीने पहले एक बिहार के विद्यार्थी ने जब कोर्स लिया था और कोर्स पूरा होने के बाद उसने मुझे ये स्टेटमेंट कहा है कि जो लिखने की सजा आपने दी है, और उसका कहना है कि जो विद्यार्थी इस सजा को काट लेगा, सजा काटने का मतलब जो विद्यार्थी नोट्स बना लेगा, उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी ये तीनों किताबें जो है मेरी, ये जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो PYQ की जो किताब है इसको आपसे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, तो ये तीनों किताबें मंगा लीजिए। इस किताब को मंगाने के लिए राजदीप बुक डिपो पे बात कर सकते हैं, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं माई बुक पिकअप।
क्या दोस्तों, माई बुक पिकअप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं। अगर इन किताबों का लिंक चाहिए, इस किताब को मंगाने का लिंक है, तो आप कीजिए, आप मैसेज कीजिए व्हाट्सअप 89 490 86 504 तो ये नंबर है स्पेशली बिहार वालों के लिए। 89 490 86 504 जो है स्पेशली बिहार वालों के लिए नंबर हमने बनाए हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। इस किताब के नीचे ही हमने आंसर दिया है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। तो आज की क्लास में हमने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर चर्चा की है। आप अब डिसीजन आप अपने विवेक से लीजिए कि मुझे जीवन में क्या करना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।